नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बजट की, क्योंकि कल देश का आम बजट पेश किया जाना है और देश कोरोना महामारी से भी जूझ रहा है और दूसरी तरफ किसान आंदोलन चल रहा है। उसकी वजह से भी देश की अर्थव्यवस्था को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो पंजाब में करीब 2 महीने तक रेल का आवागमन नहीं हुआ। उससे भी अर्थव्यवस्था न सिर्फ पंजाब की प्रभावित हुई है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। और इस बीच कोरोना महामारी से अब धीरे धीरे देश उबर रहा है और ऐसे में जब बजट पेश होने वाला है तो ढेर सारी उम्मीदें लोगों को है। आम आदमी हो या फिर खास गरीब हो या अमीर या मध्यम वर्गीय, हर कोई बजट की ओर निगाहें लगा करके बैठा हुआ है। लोगों में कोरोना लॉकडाउन के कारण जो निराशा है वो देखने को मिल रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार आम लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। माना यह भी जा रहा है कि सरकार बजट के जरिए किसान आंदोलन का समाधान निकालने की कई घोषणाएं कर सकती है। आय दोगुनी करने को लेकर के बड़ा ऐलान किया जा सकता है। मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया जा सकता है। सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ई नाम जैसे जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं उनको भी प्रमोट किया जा सकता है। उस प्लेटफॉर्म के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड का भी ऐलान किया जा सकता है। पिछले 2020-21 का जो बजट था वो 30,42,230 करोड़ रुपए का था, जो इससे पहले साल यानी कि जो साल 2019-20 का था वो 27,86,349 करोड़ रुपए था। इस बार ये देखना होगा कि कोरोना और किसान आंदोलन जैसी बाधाओं के बावजूद बजट का ये आंकड़ा कम होता है या इस बार फिर से बढ़ेगा। रक्षा, शिक्षा, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या खास होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। राजेश्वर पेमुले अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश्वर जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। एबीएन न्यूज का भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी राजेश्वर जी, कल आम बजट पेश होने वाला है। सबसे पहले तो हम आज की वर्तमान स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ देश की अर्थव्यवस्था कहती है। सबसे पहले यही आपसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोरोना काल के कारण से तो सारे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था खराब है, तो देश की अर्थव्यवस्था भी कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती जी। और प्रेडिक्शन ये कह रहा है बार बार कि इस बार भी जो है हम करीब -7 के करीब हमारी डाउन रहेगी पिछले साल के मुकाबले। एक बार 23 लगभग 24% मानिए -24% तक डाउन चली गई, तो उस हिसाब से काफी रिकवरी हुई है जी। फिर भी अर्थव्यवस्था अभी कोई बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं कर रही है, खास करके जो मध्यम वर्ग है या नीचे है। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी कोई बड़े उस पे नहीं है और किसान आंदोलन के कारण से भी अर्थव्यवस्था को काफी झटका लगा हुआ है। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो अर्थव्यवस्था रिकवरी के पथ पे है जी, लेकिन इतनी रिकवरी भी नहीं होने वाली जिसको हम बोल सकें कि बहुत कंफर्टेबल पोजीशन इस साल कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि अगले साल या 21-22 में हमारी जो है रिकवरी रेट या जीडीपी की ग्रोथ रेट है लगभग 11% होगी। तो अब भविष्य अच्छा है। वर्तमान अभी जो जा रहा है समय, इसमें कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती जी। राजेश्वर जी, अगर बात की जाए भारत की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियों की, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना महामारी, लॉकडाउन लंबे समय तक रहा। हालांकि अब देश लॉकडाउन की जो स्थिति थी, जो लॉकडाउन की मार पड़ी लोगों पर, उससे अब उभर रहा है, तो देश की अर्थव्यवस्था भी उभर रही है। लेकिन कुछ इस तरीके के, जैसे किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो इससे काफी जो परेशानियों का सामना है वो करना पड़ रहा है जो कारोबारी है उनको। बिल्कुल, दोनों तरीके से करना पड़ रहा है ना। एक तो जो किसानों को जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है एक तो वो बाधित हो गई है, रुक गई है। दूसरा क्या, जो जिन सड़कों पे उनका मूवमेंट चल रहा है उन सड़कों से जो नॉर्मल कॉमर्शियल मूवमेंट होती है, या लुधियाना का मान लीजिए कि स्वेटर का बाजार इस बार बहुत डाउन हो गया क्योंकि मूवमेंट नहीं हो पाई, उनका रॉ मटेरियल नहीं मिला। इसी ढंग से और भी कई सेक्टर्स में है, अलग अलग सेक्टरों में, जहाँ पर किसान में एक तो दो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की नुकसान हो रहा है, दूसरा जो मूवमेंट है उसके कारण से जो लोगों, कई इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल था उनकी सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है। तो किसानों के एजुकेशन से भी नुकसान है। और ये आप देख भी रहे हो, पिछले 3-4 दिनों में पहले तो काफी सेंसेक्स ऊपर चल रहा था, लेकिन ऐसा लगने लगा कि स्टॉक मार्केट को भी बहुत अधिक उम्मीद नहीं है आने वाले बजट से कि कोई बहुत अच्छी स्थिति इस बजट में आने वाली है जी। बिल्कुल राजेश्वर जी,
क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, आम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं इस बजट से? क्या कुछ सरकार की तरफ से कोई तोहफा मिल सकता है, या फिर सरकार कोई ऐसी राहत या कोई तोहफा देने की स्थिति में है ही नहीं? देखिए, राहत मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई बहुत अच्छा तोहफा देगी, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी पहले भी 20 लाख करोड़ रुपए के करीब का अपना दिया था, क्या बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। संसाधन दिए, या जो भी तरीके से उन्होंने कहा कि हम आपको एक तरीके का रिलीफ दे रहे हैं कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के हम अलग अलग स्कीमों में आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। तो ऑलरेडी वो जो स्कीमें हैं उनके लिए पैसा नहीं हो पाया पूरा। तो आने वाले समय में अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन कम है, जीएसटी का एक लेवल से थोड़ा ऊपर है, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल एक्सपेक्टेड जीएसटी है वो कम है। स्टेट की गवर्नमेंट की रेवेन्यूज कम हो रखी हैं। तो ऐसा कोई गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा फंड नहीं है जो कहेंगे गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रिलीफ दे पाए। वो प्रेजेंट लेवल पर भी सस्टेन कर ले तो वही बड़ी बात होगी। हो सकता है कि गवर्नमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी होती है, गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है। हो सकता है किसानों को शांत रखने के लिए कुछ किसानों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कैश लोन या इंटरेस्ट फ्री लोन या कोई सब्सिडी या कोई इस टाइप से कोई लॉन्ग टर्म फैसिलिटी या लॉन्ग टर्म कुछ और बेनिफिट, ऐसी कुछ स्कीमें ला सकती है जो किसानों से रिलेट हो। और ये भी हो सकता है कि साथ साथ कुछ इंडस्ट्रियल उसको भी सपोर्ट दे कि आपको जो लोन की है इंस्टॉलमेंट, जैसे पहले भी उन्होंने करा है, कुछ इंस्टॉलमेंट करिए, कुछ रिड्यूस कर दे, कुछ एनपीए जो टेक्निकल टर्म्स होता है ना कि एनपीए 3 महीने के बाद एनपीए हो जाएगा, उसके लिए कुछ लिवरेज दे दे कि नहीं 1 साल तक नहीं होगा। तो इस टाइप की कुछ चीजें मानी जा सकती है कि हो। इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करे क्योंकि टैक्स रेट में बहुत बदलाव होगा मुझे नहीं लग रहा है। टीडीएस उन्होंने ऑलरेडी कम कर दिया, तो मुझे लगता है टीडीएस जो टैक्स पे जो टीडीएस लगता था उसका जो उन्होंने ऑलरेडी एक्सटेंड किया है या 0.75% कर दिया, मतलब जहाँ 1% लगता था वहाँ 0.75% लगने लगा है। तो हो सकता है उस स्कीम को भी आगे एक्सटेंड करे, और मुझे लगता है वो एक्सटेंड करना भी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इनकम कंपनियों की कम हो गई है या इंडस्ट्रीज की कम हो गई है, इंडिविजुअल आदमी की कम हो गई है। तो उस पर ज्यादा टीडीएस काटना किसी भी ढंग से वाजिब नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनकम कम है तो टैक्स अल्टीमेटली कम पेमेंट होगा। और टीडीएस का सारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि सरकार पहले टैक्स ले ले कि जो बाद में हार न पड़े। जब बाद में भी अगर टैक्स कम हो तो मुझे लगता है कि टैक्स जो टीडीएस की रेट है उसको सरकार कहीं ना कहीं मैनेज करके रखेगी, कुछ कम होगी। और लोगों की थोड़ी बहुत ये मांग है कि पिछले कुछ सालों में लगातार ये हो रहा है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उससे बेनिफिट कम करके जारी करता। तो मुझे लग रहा है उस पर भी कुछ करेंगे, जैसे प्रोविडेंट फंड पे भी हो सकता है कुछ उसकी लिमिट बढ़ाएं या कुछ पे कुछ सब्सिडाइज करें, कुछ गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा करे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कम करे, या फिर उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, उसको कैसे इंटरेस्ट रेट पे सपोर्ट दे। जी राजेश्वर जी, अगर बात की जाए देश में जब लॉकडाउन लगा तो उससे पहले भी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। जो नोटबंदी में हमने सबने देखा किस तरीके से जो छोटे जो काम धंधे थे वो कहीं ना कहीं बंद होते हुए दिखाई दिए और लोग बेरोजगार होते हुए दिखाई दिए। वो वही जो स्थिति है लॉकडाउन में कई गुना ज़्यादा देखने को मिली। लोग एक राज्य से जहाँ पर दूसरे राज्य में अपना खान पान के लिए जाते थे, अपना कमाई करने के लिए जो लोग जाते थे, रोजगार के लिए लोग जो जाते थे, वो अपने घर पर लौटे, बेरोजगार बड़ी संख्या में हुए। और अभी जो हाल ही की रिपोर्ट सामने आई केंद्र सरकार की, उसमें रिकॉर्ड बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या कुछ सरकार कदम उठा सकती है बजट में? देखिए, अभी सारी जो बेरोजगारी को करने के लिए जो इंसेंटिव मेथड है, अभी वो कहीं ना कहीं ऐसा परसेप्शन आ रहा है कि कंसंट्रेटेड है कुछ फ्यू टॉप लोगों के लिए। जो हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर था या सोशल, हम कहते थे हम सोशलिस्ट कंट्री है या सोशल हमारा स्ट्रक्चर है, हम सब सेक्टर्स को बराबर कुछ न कुछ बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं, वो भी इमीडिएटली तो दिखलाई नहीं दे रहा है। क्योंकि लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या हो रहा है कि जो छोटी इंडस्ट्री या जो जो फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले या फुटपाथ से थोड़ा ऊपर उठ करके जो दुकान, जो मीडियम स्केल के जो व्यापारी, उनको लगातार नुकसान हो रहा है। और बेरोजगारी भी अब दो तरह की बेरोजगारी होती है। तो बेरोजगारी 100% बेरोजगारी जो मतलब जिनके पास तो रोजगार नहीं, जो लोग चले गए, और दूसरी बेरोजगारी जो कोरोना काल में स्पेसिफिकली आ गई, वो आ गई कि जिसकी इनकम 2 लाख रुपए मिल रही, मुझे सैलरी 2 लाख रुपए मिलती थी, अब मेरी सैलरी कट डाउन होकर के 1 लाख रुपए हो गई। अब कहने के लिए तो रजिस्टर में ये कहा जाएगा कि मैं बेरोजगार नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल मेरी सैलरी कम हो गई, जबकि एक्सपेंसेज लगभग उसी लेवल पे मेंटेन है। क्योंकि एक तो हम कोई ना कोई सोशल जो स्टेटस मेंटेन करते हैं उसके कारण से वो एक्सपेंसेज वही मेंटेन है, दूसरी रिक्वायरमेंट भी इतनी है, तो उसके हिसाब से भी एक्चुअल एक्सपेंसेज भी कहीं ना कहीं मेंटेन है।
तो अभी भी बेरोजगारी तो लगातार बढ़ी है। सरकार उसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ कर पाएगी? अगर सरकार कुछ कर पाती तो इस बीच में कर लेना चाहिए था, क्योंकि सरकार की अपनी हिंड्रेंस जो मुझे लगातार लग रही है, वो लग रही है कि सरकार के पास फंड बहुत अधिक अवेलेबल नहीं है जो उनके डिस्पोजल पे हो, जिसको ठीक ढंग से मैनेज कर सकें। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सरकार अंडर प्रेशर आकर के स्कीमें ऐसी लाती जा रही है जिससे जो टॉप के उद्योगपति उनको तो फायदा हो रहा है। आप कोरोना काल में भी देखेंगे कि लगभग 35% लोग जो है अचानक ही बहुत ज्यादा रिच हो गए, बाकी लोग उससे काफी कम, जिनकी नीचे वाली आय थी उनकी जो पहले की आय थी उससे भी काफी नीचे चले गए। बिल्कुल। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए, इस स्थिति को सामान्य करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए क्या कोई कदम उठाने की कोई योजना है सरकार की, या फिर ये स्थिति जो बन रही है, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं दबाव में इस तरीके के जो कदम है वो सरकार उठा रही है, अभी भी यही स्थिति बनी रहेगी? देखिए, अभी हम तो लोग 2-3 साल से लगातार देख रहे हैं कि अब नोटबंदी के बाद से जो हमारे में गिरावट थी, कोरोना तो उसमें एक्स्ट्रा हमारे पास ऊपर मार आ गई। तो नोटबंदी के बाद से जो गिरावट हुई, आज तक हम उसको वापस स्टेबलाइज नहीं कर पाए। वो जो सरकार की जो ओवरऑल जो स्कीमें हैं, वो कहीं ना कहीं से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही हैं, या प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, या कुछ पर्टिकुलर हैंड पे चली जा रही हैं। उनके कारण अभी तक तो स्थिति ऐसी नहीं लग रही है, और अभी हमें आगे भी नहीं लगता कि अगले 1 साल में कोई चीज ड्रास्टिक कोई चेंज आने वाला है। या सरकार के पास कोई ड्रास्टिक स्कीम है, एटलीस्ट पेपर पे तो कहीं दिखलाई नहीं दे रहा जिससे कि वो अचानक इम्प्रूव कर दिया। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि अब अगले 21-22 में 11% की हो जाएगी ग्रोथ रेट। तो फिर ग्रोथ रेट होना, जीडीपी बढ़ जाने का ये मतलब नहीं होता है कि इंडिविजुअल आदमी या नंबर ऑफ रिच पर्सन या नंबर ऑफ जो बेरोजगारी वो कम हो जाए। ग्रोथ रेट तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री मान लीजिए अचानक काफी अधिक इनकम ला देती है, उससे बढ़ जाती है। सर्विस सेक्टर जैसे आज की डेट में बहुत नुकसान पे चल रहा है, किसी सर्विस सेक्टर में पर्टिकुलर इनकम बढ़ जाएगी तो उससे जीडीपी बढ़ जाएगी। जीडीपी कोई बहुत अच्छा मानक नहीं होती है। एक्चुअल लॉस या एक्चुअल जो आदमी जो फेस कर रहा होता है इकोनॉमिक हार्डशिप, उसका एक्चुअल जीडीपी बहुत ज्यादा मानक नहीं मानी जा सकती है, खास करके जब प्रेजेंट जिस ढंग से जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है। जी, अभी बिल्कुल। मेरी तो समझ में ये आता है कि अभी जो जो टोटल ओवरऑल ढांचा है उसमें कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने की संभावना दिखती नहीं है। फिर भी धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रही है, कई चीजें धीरे धीरे अपने आप भी ठीक होती हैं, तो चीजें ठीक भी होंगी। ईश्वर जी, जिस तरीके से अमूमन हमने देखा है हमारे देश में रक्षा के क्षेत्र को और कृषि के क्षेत्र को, खासतौर पर अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो महत्व दिया जाता है, और इस बार क्या कुछ लगता है, क्योंकि कोरोना महामारी का भी समय रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी चुनौती हमारे सामने रही है इस साल की अगर बात की जाए, तो क्या लगता है इस बार कौन कौन से सेक्टर पर ध्यान ज्यादा दिया जा सकता है इस बजट में? तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा ध्यान तो इस बार एग्रीकल्चर पे देंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इस टाइम इमीडिएटली उनके लिए पॉलिटिकली बहुत दिक्कत हो गई है, पॉलिटिकली भी बहुत इशूज आ गए, फॉर्म बिल के कारण से आ गए, तो उसको कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जहाँ तक रक्षा बजट की बात है, रक्षा बजट में तो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कुछ न कुछ कमियां हो रही हैं। पहले के मुकाबले हमेशा रक्षा बजट ओवरऑल यूनिट में देखें या परसेंटेज वाइज देखें तो हर बार कुछ न कुछ कट डाउन हो जा रहा है, बढ़ तो नहीं रहा, लेकिन जिस ढंग से चाइना एग्रेशन चल रहा है, जिस ढंग से दिक्कतें चल रही हैं, हो सकता है कि रक्षा बजट में सेम स्टेटस मेंटेन करें जो पिछले कुछ सालों में चल रहा था, उसी के आसपास मेंटेन करें। उससे कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की बात मुझे नहीं लगती। हम आ जाते हैं शिक्षा में, तो शिक्षा में तो सरकार का जो लगातार शिक्षा नीति आ रही है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है प्राइवेटाइजेशन पे बढ़ रही है। तो सरकार का जो उसमें कंट्रीब्यूशन होता था, जो उसमें पैसे जो सरकार अपनी तरफ से इन्वेस्ट करती थी, जो गरीबों बच्चों को ऊपर पढ़ाने के लिए करती थी, वो स्लोली ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। जो हम आप भी देख रहे होंगे, हम लोग भी देख रहे हैं, जैसे जो मेडिकल कॉलेज की जो फीस पहले जो सरकारी मेडिकल कॉलेज जैसे मान लीजिए 2 लाख या 2.5 लाख रुपए फीस बनती थी, तो कहीं 7-8 लाख रुपए पहुंचती थी। तो उसमें जो सरकार का कंट्रीब्यूशन शिक्षा में कोई बहुत अधिक होगा ऐसा दिखता नहीं। उसका एक कारण ये भी है कि सरकार की ओवरऑल इनकम लगातार कम होती जा रही है, तो और उनका जो ट्रस्ट एरिया है वो धीरे धीरे ही जा रहा है कि सरकार इज देयर ओनली टू गवर्न और चीजों को बराबर मेंटेन करके रखे। कुछ चीजें जैसे शिक्षा है ये, और सेना तो उनको मेंटेन करनी है, लोकल पुलिस व्यवस्था भी मेंटेन करनी है। तो जो जरूरी चीजें हैं उस पर उनका फोकस ज्यादा रहेगा। जरूरी चीजों में सेना भी आती है, जरूरी चीजों में इंटरनल सिक्योरिटी भी आती है, जरूरी चीजों में अपना एग्रीकल्चर भी आता है, जरूरी चीजों में ट्रांसपोर्टेशन भी आ सकती है। जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा उनका जो रहेगा ट्रस्ट एरिया वो अल्टीमेटली घूम फिर करके रोड और कम्युनिकेशन, रोड और रेल कम्युनिकेशन है, मतलब रेलवे का ट्रैक बढ़ाना, रोड करना, ये चीजों पर उनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट
आने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए बजट को लेकर के, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार हमारे सामने बजट को लेकर के हमें क्या कुछ सरकार से मिलने वाला है। हर किसी की निगाहें हैं, कोरोना लॉकडाउन का असर हर आम आदमी पर पड़ा है। और वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश के इंदौर की, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रमीज खान को गिरफ्तार किया गया, उनके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल रमीज अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इंदौर पहुंचे। इस दौरान युवा कांग्रेस ने नगर निगम की काली करतूत दिखाने के लिए काले झंडे दिखाने की घोषणा की थी। इसके बाद रमीज खान को रोकने के लिए पहले प्रशासन और पुलिस ने होम अरेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन रमीज खान युवा साथियों के साथ भारी संख्या में काफिले की तरफ बढ़े, जहां पर उन्हें उनके कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि हाल ही में इंदौर नगर निगम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बुजुर्गों को गाड़ी में बैठा करके, गाड़ी में डाल करके शहर की सीमा के बाहर शिप्रा में छोड़ रहे थे और इन बुजुर्गों में से कई तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। स्थानीय लोगों के विरोध करने पर इन्हें फिर से गाड़ी में बैठाया गया और इस मामले को लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्रवाई को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए थे। इसमें कुछ लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। हालांकि अभी भी शहर के बाहर छोड़े गए बुजुर्गों में से कुछ लोगों के गुम होने की खबर सामने आ रही है। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। गणेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बुजुर्गों को इस तरीके से भर करके, कौन वो बुजुर्ग हैं जिनको इस तरीके से बाहर ले जाया जा रहा है और आवारा पशुओं की तरह छोड़ दिया जा रहा है? देखिए नितिन, सबसे पहले तो अगर बात करें तो जिस कदर इंदौर देश में, पूरे देश में 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है जी। तो वहीं एक अब लगातार इंदौर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने यहाँ से रेन बसेरा में रह रहे लोगों को, जो गरीब भिक्षुक लोग हैं, जिस कदर अभी इंदौर स्वच्छता में नंबर 5वीं बार नंबर 1 आने के कयास लगा रहा है। और ऐसे में एक वीडियो सामने आया जिसमें भिक्षुकों को ले जाकर और एक दूर दराज जगह पर जानवरों की तरह एक ट्रक पर भरकर ले जाया गया और वहां पर एक एकांत जगह पर छोड़ने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद वहां पर कई रहवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद वो तेजी से वीडियो वायरल हुआ था, जिसका पूरे देश में इंदौर नगर निगम की लगातार निंदा हो रही थी। और इस पे लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार इस पर एक्शन लेने की बात कही। वहीं कई 2-3 अधिकारियों को इस पर निलंबित भी कर दिया था, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो इंदौर दौरे पर थे, जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है आज इंदौर दौरे पर थे। इसी दरमियान कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को और इशू को बताते हुए लगातार भाजपा सरकार पर लगातार हमला कर रही है। चूंकि यह मामला बड़ा मामला है, जहां पर भिक्षुकों को इंदौर से ले जाकर, एक गरीब लोगों को, जो असहाय लोग हैं, उन्हें ले जाकर एक वीडियो सामने आया जिसपे एक तमाम तरह से, चाहे इंदौर के लोग हों या फिर देश के लोग हों, इसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। और आज इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ इंदौर। बिल्कुल गणेश, दिल को दहला देने वाली ये घटना, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना इंदौर से सामने आई, जो कि अपने आप में स्वच्छता के लिए पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है इंदौर शहर। और उस शहर को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है कहीं ना कहीं। इस पूरे मामले पर जब ये मामला संज्ञान में आया सीएम शिवराज सिंह चौहान के, उसके बाद उन्होंने हालांकि कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है और वो आरोपी अधिकारी क्या कुछ कहते हुए नजर आए जिनकी तरफ से ये किया गया, ये इतना घिनौना कृत्य जो किया गया? देखिए, अभी जो छोटे स्तर के जिन लोगों को अभी सस्पेंड किया गया, अगर उनकी बात करें तो अभी हाल फिलहाल उनसे ना तो वो मीडिया के सम्मुख आ पाए हैं और ना ही उनसे बात हो पाई है। अभी इस पूरे मामले की अगर बात करें तो बात अगर हो रही है तो वो बड़े अधिकारियों से बात हो रही है। लगातार बड़े अधिकारी इस पर जांच की बातें कह रहे हैं कि हम अभी जांच कर रहे हैं और तमाम जो लोग दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं अगर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस जो लोग भी इस जो निर्दयी घटना हुई है इंदौर में नगर निगम के द्वारा हुई है, इस पर जो लोग भी दोषी होंगे, वो चाहे बड़े अधिकारी हों या छोटे अधिकारी हों, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि अभी अगर बात करें तो 3 लोगों को नगर निगम की तरफ से जिला प्रशासन ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है तत्काल प्रभाव से, और बाकी अभी जांच का विषय है।
अगर बात करें अभी हाल ही में बात करें तो अभी आज ही कलेक्टर मनीष सिंह भी खजराना गणेश मंदिर गए थे, जहां पर उन्होंने इस घटना के लिए उन्होंने भगवान गणेश के सम्मुख जाके पूजा अर्चना करते हुए माफी भी मांगी है कि इस तरह की घटना जो हुई है इंदौर में। तो तमाम ऐसी अभी बातें सामने आई हैं और लगातार कार्रवाई की अभी बातें कही जा रही हैं, क्योंकि जो छोटे अधिकारी हैं उनसे अभी किसी तरह से बात नहीं हो पा रही है। और इसके पीछे उन्हें पता मीडिया के चला सम्मुख गणेश, इसके पीछे पता चला कि ये क्यों किया जा रहा था ऐसा कृत्य? देखिए अभी इस पर कह पाना उचित नहीं होगा, लेकिन जो लोग जो बता रहे हैं, लगातार जो कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है, तो कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस कदर इंदौर को 5वें स्थान पर स्वच्छता में नंबर 1 लाने के कयास लगाए जा रहे हैं, उसी को लेकर इंदौर से जो एक तरह से अन्य चीजों तो अभी इंदौर में सारी चीजें अच्छी है, लेकिन जो इच्छुक लोग हैं वो इंदौर में काफी हैं। तो कांग्रेस का लगातार कहना है कि स्वच्छता के नाम पर जो इंदौर में गरीब असहाय लोग हैं उनको स्वच्छता में नंबर 1 रैंकिंग लाने के लिए उन्हें इंदौर से प्रस्तावित किया जा रहा है। बिल्कुल, वो कोई बाधा ना बने, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी स्थिति मजबूत करने की बजाय उनको ही शहर से निकालने का बीड़ा जो है वो उठा लिया नगर निगम ने। जी बिल्कुल, कांग्रेस लगातार इस पर हमला कर रही है कि नगर निगम ने उन लोगों को हटाकर स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए गरीबों को यहां से प्रस्तावित कर रही है। हालांकि प्रशासन और नगर निगम का साफ तौर पे कहना है कि ऐसी घटना जो है हमारे इंदौर की अगर बात करें तो 10 ऐसे रेन बसेरा है जहां पर गरीबों और असहाय को रहने के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होती है। तो लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन और नगर निगम इस तमाम चीजों से जो निर्दयी घटना हुई इनसे बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी घटना हुई है बिल्कुल पूरी तरह से निर्दयी और एक तरह से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने। बिल्कुल, अगर ऐसी घटना का विरोध कोई विपक्षी दल करता है तो फिर उसके नेताओं को गिरफ्तार क्यों किया गया? निश्चित तौर पर देखिए अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है और अगर सवाल उठेंगे तो भाजपा सरकार से ही उठेंगे, क्योंकि जितने भी अधिकारी होते हैं वो भाजपा से ही कहीं ना कहीं जिसकी सरकार होती है उसके ही निर्देशों का ज्यादातर पालन करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर भाजपा की सरकार है सवाल भी भाजपा से उठेंगे और कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस इस चीज को लगातार इशू और मुद्दा बना रही है, लेकिन हालांकि कांग्रेस की किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर अपने दौरे पर आए थे तो वहां पर कांग्रेस के तमाम जो नेता थे, रमीज खान और कई कांग्रेस के पदाधिकारी थे, उन्होंने काले झंडे दिखाने के लिए भी कोशिश की और इस जो इंदौर में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने उसका लगातार विरोध भी किया और उन्होंने सवाल भी किए। इस पर पुलिस ने उन्हें हालांकि आज गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इंदौर जो कि स्वच्छता के लिए अपने आप में पूरे विश्व में एक पहचान रखता है, देश भर में लगातार बार बार नंबर 1 पर स्वच्छता के मामले में इंदौर आता रहा है, लेकिन उसी स्वच्छता के नाम पर कहीं ना कहीं अब जो गरीब लोग, जो असहाय लोग, उनको वहां से बाहर करने की जो कोशिश की जा रही है, जो नापाक कोशिश इंदौर नगर निगम की तरफ से की जा रही है, अब उस पर थू थू इंदौर नगर निगम की चारों तरफ होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा में जिस तरीके से किसान आंदोलन का असर हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आज गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए पहुंचे और इंटरनेट सेवा बाधित की गई है हरियाणा में। इसको लेकर के जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रशासन अपने एहतियात के तौर पर जो है इस तरीके के कदम जो है वो उठा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया है कि वो हालचाल जानने के लिए, मंत्री विज का हालचाल जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसके कारण कई बीजेपी के नेता बीजेपी को अलविदा कह चुके हैं या फिर इन कानूनों के खिलाफ अपनी बात कह चुके हैं। तो किसान आंदोलन पर भी बीजेपी को अलविदा कहने वाले जो नेता हैं, अब चर्चा वो की गई होगी इस पूरे मसले पर अनिल विज के साथ। और दोनों नेता बाद में ये कहते हुए नजर आए कि जल्द ही इस मसले का समाधान निकल जाएगा, लेकिन इंटरनेट सेवा बाधित करने पर भी अब सवाल जो है वो उठ रहा है। विशेष बातचीत वाला विषय नहीं था, तो क्योंकि विज साहब काफी दिनों से पिछले कोविड के कारण से अस्पताल में रहे, घर पर भी काफी दिनों से अब अस्वस्थ चल रहे थे। आज प्रभु कृपा से एकदम स्वस्थ हैं और मैं तो मिलने के लिए आज मैं आया हूं। आज मिलकर के हमने सबने शुभकामना की है कि जल्दी स्वस्थ हो जाए और हम सब मिलकर के काम में लगेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी मौके पे कुछ ज्वाइनिंग्स भी हुई हैं। हाँ, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही नीलम शर्मा जी बहुत ही कांग्रेस की एक
पुरानी एक कार्यकर्त्री रही हैं और आज इन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनके साथ इनके परिवार के लोग भी हैं, कांग्रेस के और बहुत से लोग हैं जो छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इन सब का तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब एक टीम के रूप में आगे काम करेंगे। इनका सबका नहीं, अब देखिए विपक्षी पार्टियां क्या कहती हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।